बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। अभी हम चरगानो चौक से जो चरसदा अड्डा है यहाँ से बैठे हैं और चरसदा की तरफ रवाना दवाएँ। चरसदा जाने के दो रास्ते हैं, एक मोटरवे और दूसरा जीटी रोड है। जो जीटी रोड और जो मोटरवे है, जल्दी ये अभी जीटी रोड पे हम जा रहे हैं, तो मोटरवे पे आप आगे चढ़ेंगे। तो ये बताइए कि वो रास्ता बेहतर कौन सा है? ये मोटरवे से जा रहे हैं और टाइमिंग की एक सेम टाइम है या थोड़ा ज़्यादा लगता है मोटरवे पे? अच्छा, जीटी रोड पे ज़्यादा टाइम लगता है और मोटरवे पे कम लगता है चरसदा जाने के लिए। तो ये बताएं कितना टाइम लगता है मोटरवे से? 35 मिनट लगते हैं। और जीटी रोड से? अच्छा, जीटी रोड से 1 घंटे का सफ़र है चरसदा पेशावर से और मोटरवे से तकरीबन 40-45 मिनट का सफ़र है। तो अभी यहाँ मोटरवे की तरफ मुड़ गए हैं। वहाँ इंशाल्लाह आपकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग हस्ती से करवाएंगे। एक बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरे दोस्त हैं और उनके जो बेटे जो हैं बड़े काबिल हैं। और उनका एक बेटा जो है तीनों बल्कि 5 कैडेट कॉलेजेस में उसने बच्चे ने अप्लाई किया था, 5 में सिलेक्ट हो गया था मिलिट्री का। हुमायूं साहब के जो बेटे हैं माशाल्लाह तीनों बल्कि 5 कैडेट कॉलेज में टेस्ट दिया था। मिलिट्री कॉलेज जेलम, मिलिट्री कॉलेज सुई, मिलिट्री का यमरी, कैडेट कॉलेज स्पिनकई, असमदाल कैडेट कॉलेज, जो टॉप क्लास के कैडेट कॉलेज हैं, सारों के सारे टेस्ट पास किए, सारों में उसकी सिलेक्शन हो गई थी। तो वो स्टूडेंट है मेरा, उमैर उसका नाम है। तो उनके वाले से पूछेंगे कि कैसे इस बच्चे ने मेहनत की, कहाँ से मेहनत कराई और इतनी काबिलियत कहाँ से इस बच्चे में पैदा हुई। और ये लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए बहुत अहमियत का अमल है जो स्पेशली कैडेट कॉलेज में जाना चाहते हैं। उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि सुने और उन स्टूडेंट को भी चाहिए कि इस लेक्चर को सुने। इंशाल्लाह मोटिवेट होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। पहले चरसदा का लिंक पेशावर के साथ है, यानी कि ज़िला पेशावर था, तहसील थी, अभी ज़िला बन गया। ये चरसदा ख़ुद ज़िला है। और चरसदा की क्या क्या चीज़ें हैं, सौगात मशहूर हैं, वो हम इंशाल्लाह अपने दोस्त से पूछेंगे जो अभी हमारे साथ जा रहे हैं। हमारी मालूमात में इंशाल्लाह इजाफ़ा करेंगे। ये पेशावर को हम खैर बैत कह रहे हैं और मोटरवे पे हमारी गाड़ी जो है चल पड़ी है। M1 मोटरवे है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए चरसदा के बारे में क्या चीज़ें मशहूर हैं? जी और बचना बताएँ। चरसदा की वो चरसदा की डेरे मशहूर है, ऊँचा घट की डेरे मशहूर है ना, मठई मशहूर है। सही। गुड़ मशहूर है। पहले चरसदा की सब्जी सही मशहूर है। सही। कपड़े जो हैं ये भी हैं, कपड़े चादर। अच्छा, जोड़ी है ना, पेशावरी चप्पल, ये चादर वाला पेड़ है। सही। हमारे दोस्त बता रहे हैं काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं चरसदा की। चरसदा की जो खेड़ी है, इस तरह कपड़ा, मोटे चावल, ठीक है, वो चावल उसकी खिचड़ी बनती है, खिचड़ी बनाते हैं उसकी है, उसमें गोश्त में डाल के बड़े अच्छा बनता है, खिचड़ बनता है। और इसके अलावा गुड़ मशहूर है चरसदे का। तो लेट्स सी, अभी आगे जाएंगे, देखते हैं। M1 पे हमारी जो गाड़ियाँ रवां दवा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। और अभी देखेंगे ताज़ा गुड़ बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो गुड़ बनने का जो मंजर है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन वैसे दिसंबर में बनता है ये गुड़ और जनवरी में बिल्कुल तैयार होता है। अभी देखेंगे, आगे जाते हैं देखेंगे। अगर बन रहा है तो उस जगह जाएंगे जहाँ ये गुड़ बनता है और कैसे बनता है वो भी दिखाया जाएगा। आगे कुछ ही लम्हे बाद चरसदा इंटरचेंज आने वाली है, तो हम M1 से मुड़ जाएंगे चरसदा इंटरचेंज की तरफ। अक्सर आप लोग पूछते हैं सर, पूरा सवाल आप हर वक्त करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इनवाइट करते हैं, मैं आ जाता हूँ।
आप लोगों की चाहत है, मोहब्बत, उल्फत है। बड़ा खूबसूरत मंजर है, दोनों जानब सफ़ेदे के दरख्त हैं। इधर से हम टर्न करेंगे चरसदा की जानब। चरसदा इंटरचेंज, चरसदा टूल प्लाजा पहुंच गए। हम यहाँ से टर्न करके पहुँचने वाले हैं चरसदा चौक पे। वहाँ हमारा एक स्टूडेंट पहुँचा हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं। ये चरसदा का तबलीगी मरकज़ है, लेफ्ट साइड। ये बादशाह कबाब भी है, गुरु कबाब बहुत मशहूर है यहाँ। केफ और नॉलेज का यही है कि आपके नॉलेज में इजाफा किया जाए, हर किस्म का नॉलेज। घूमने फिरने से भी नॉलेज में जो इजाफा होता है बहुत ज़्यादा होता है। किताबों से भी नॉलेज बढ़ता है, घूमने फिरने से भी नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, तो हर तरह का नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हों। ये चरसदा का बाज़ार है, दोनों तरफ दुकानें हैं। एक रौनक नज़र आती है स्टूडेंट्स यहाँ पे, दोनों तरफ बाज़ार है, रश है और एक लाइफ नज़र आती है यहाँ पे चरसदा में, इस बाज़ार से गुजरती हुई स्पेशली। ज़रूर आप विजिट किए, घूमा फिरा करें। घर में बैठने से इतना नॉलेज नहीं बढ़ता जब तक आप घूमे फिरेंगे नहीं। कितना बजे निकलते हैं आप रोज़गार पे? जी हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज। अच्छा, उसके बाद मेहनत मजदूरी करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है। तो नमाज फजर पढ़ने के बाद निकल आते हैं माशाल्लाह। और कितने बजे तक आप चलाते हैं गाड़ी? हम शाम शाम की मगरिब की नमाज तक, सुबह से लेकर शाम तक माशा। कितने चक्कर लग जाते हैं आपके पेशावर? 5 चक्कर लगते हैं। चलो मेहनत करते रहे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और हर शख्स के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर शख्स को सुकून में रखे, कामयाबी अता फरमाए। बहुत रश है बच्चे यहाँ पे। चरसदा चौक। चरसदा चौक, ठीक। अभी इस टाइम हम चरसदा चौक पे मौजूद हैं और ये गुड़ बड़ा पड़ा हुआ है। किस तरह का किलो दे रहे हैं जी? किलो पसो दे, किलो 150 रुपये और दड़ी 700 रुपये की है। ताज़ा गुड़ है, फ्रेश। तो अभी आगे चले, जहाँ ये बन रहे हैं वहाँ हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें हमारा स्टूडेंट हमें ढूंढ रहे हैं। कैसे हैं? खैरियत से है? क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम ज़ीशानुल्लाह। तो पहुँच गए हो? हाँ जी बिल्कुल पहुँच गया हूँ। इधर अभी आपने मुझे पता है किधर ले जाना है? हाँ आपने मुझे ले जाना है जहाँ गुड़ बनता है। अच्छा ठीक है, पहले उधर जाएंगे, फिर बाद में हम उनके प्रोफेसर के पास जाएंगे। काफ़ी साथ भी दूंगा और आपको उसका माहौल भी दिखाऊंगा। चलें। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ ज़ीशानुल्लाह एंड आई बिलोंग्स टू चरसदा विच इज़ प्रेजेंट इन KVK। और मैं सर इमरान का जो है ना स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। मैं 460 से। अच्छा सर, ओके गाइस, मैं यहाँ पर से इमरान का स्टूडेंट हूँ, चरसदा से बिलोंग करता हूँ। चरसदा का जो है ना वर्ल्ड नेम जो है ना, जो लॉजिकली नेम है पुष्कलावती। चरसदा इज़ आल्सो कॉल्ड पुष्कलावती। ओके, एंड इंशाल्लाह अभी हम चरसदा में करेंगे, इधर से जाएंगे रजड़, जो कि बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के राजपूत लोग जहाँ के ज़्यादा बिलोंग करते थे। रजड़ जाएंगे? हाँ, रजड़ कहते हैं इसी तरह से इसको। रजड़ इसलिए कहते हैं। कितना दूर है यहाँ से? 1-2 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। ये गुड़ वगैरह बनता है? हाँ, वहाँ पर उसकी मिठाई भी मशहूर है। अच्छा। उसके बड़े चावल भी बहुत मशहूर है। अच्छा। उसका खदड़ भी मशहूर है। चलें, कोई हम शॉपिंग करेंगे वहाँ? हाँ ज़रूर करेंगे। और इंशाल्लाह वो गुड़ जहाँ पर गुड़ बनते हैं इंशाल्लाह वहाँ पर भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
अच्छा हेलो गाइस, नाउ वी आर रीच टू रजत बाजार। ओके, अभी रजत बाज़ार में एक सुनहरी मस्जिद पेशावर में है, सदर में एक सुनहरी मस्जिद ये है, ठीक है, और ये भी बनी है, ये भी बनी है सुनहरी मस्जिद चरसदा की, रजत बाज़ार की। हाँ बिल्कुल, ये एशिया के बड़े कब्रिस्तानों में से शुमार किया जाता है 3 नंबर पे। और इसके पिछले वाले हिस्से में गनी खान बाबा, जो कि हमारे KBK का बहुत बड़ा और बहुत ग्रेट शायर है, उसका मज़ार भी है। इंशाल्लाह सैर कराएंगे थोड़ी देर बाद। और अभी हम रजत के एक गांव पे आ रहे हैं जिसको शेख आबाद कहते हैं, ठीक है। मेहमान नवाज लोग हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, तो कहता पहले खाना खाएंगे, देखते हैं। बच्चों को खाना नहीं खाते, बाज़ार से खाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती है हमारे स्टूडेंट घर ले आए थे ना, इनकी मोहब्बत है ये। अच्छा जी, वेलकम वेलकम इमरान साहब, बहुत तहे दिल से वेलकम। थैंक यू सो मच। ये इनका सकाफत है, कल्चर है। देखिए पट्टे वाली जो है पड़ी है। देखो इमरान साहब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते कि बाजार में खाएंगे, होटल में खाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर ये रिवाज होता है ना कि अपना घर होता है, नज़दीक होता है, चाहे दूर है, लेकिन हम बाजार में खाना नहीं खाते। मेन पॉइंट यही है हमारे पठानों का। और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी जीते जी इमरान साहब बाजार में खाना खाए, अल्लाह ना करे। हम जिंदा होंगे यही जगह इमरान साहब का घर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये ख़वातीन हज़रात, इनका कल्चर है, मेहमान नवाज लोग हैं बहुत, पेशावर से सदर के लोग जो हैं, और काफ़ी इसरार किए बचने के हमारे साथ चलें, तो मैं आ गया इनके घर। तो पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, और फिर वहाँ चलेंगे जहाँ ये गुड़ वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। सुन्नत है नबी पाक से के नीचे बैठ के खाना खाना। तो ये आपने काफ़ी चीज़ें ले आए, तकल्लुफ़ात में पड़ेंगे बेटा। सर आपकी आमद हमारे लिए खुशी की बात है, तो जी उसकी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, इंसान वहाँ पे जाता है जहाँ पर उसकी नसीब लिखी होती है। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सही आपका आपने। तो अभी हम खाना स्टार्ट करेंगे। आखिर में इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी है, तो वो आप इंशाल्लाह मुलाजा करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी। हाँ, पहले हम लेकिन खाने से पहले थोड़ा ड्रिंक हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर दिल से। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ड्रिंक से पहले हम दुरूशी पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अच्छे अच्छे खाने खाता हूँ मैं, ये दुरूद शरीफ की बरकत है। अच्छी जगहों पे जाता हूँ, दुरूद शरीफ की बरकत है। तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, आप भी पढ़ें, हाज़रीन जो हमारे सुन रहे हैं वो पढ़ें। डेली कम से कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने को टाइम टेबल का हिस्सा बनाएं, ये ज़िंदगी लाइफ का हिस्सा बनाएं। नमाज तो आप लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको तौफीक दे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए। तो अभी हम खाना खाएंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आप देखिएगा इससे ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू जी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली है को एजुकेशन। को एजुकेशन हमारे पास होता क्या है? जब मर्द और ख़वातीन एक साथ तालीम हासिल करें, या बच्चे और बच्चियाँ एक साथ तालीम हासिल करते हैं, तो उसे हम को एजुकेशन कहते हैं। बेसिकली को एजुकेशन, क्या इस्लाम को एजुकेशन की इजाज़त देता है? तो गौर से सुन लीजिए, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मर्द और ख़वातीन आपस में क्लोजली रिलेट हों, या आपस में क्लोजली यानी कि क्लोजली रिलेट की इजाज़त नहीं देता इस्लाम। तो उसके बाद जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो मेरे पास होता है कि को एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में को एजुकेशन कैसी है? देखिए जी, काफ़ी हद तक पाकिस्तान में को एजुकेशन जो है तकरीबन जो है को एजुकेशन ही है। देखते हैं हम, अगर प्राइमरी लेवल पर देखते हैं तो प्राइमरी लेवल पर जो हमारे पास है वो बच्चे और बच्चियाँ एक साथ तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो है मीन्स के प्यूबरिटी होती है, मीन्स के मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी हम अरेंज नहीं करते, प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स अरेंज नहीं करते बिफोर मैच्योरिटी। ओके, तो तकरीबन प्राइमरी लेवल पर जो हमारे पास है और बच्चे बच्चियाँ एक साथ ही तालीम हासिल करते हैं। जबकि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो वहाँ हमारे पास को एजुकेशन है पाकिस्तान में, ठीक है। काफ़ी हद तक, मोस्टली मैं कहता हूँ जी, मोस्टली जो है हमारे पास को एजुकेशन है पाकिस्तान में। ओके, तो अगर करंट अफेयर्स की आप बात करें तो करंट अफेयर में तकरीबन 70% ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ को एजुकेशन। ओके, आफ्टर दैट अगर मैं वेस्ट कंट्रीज़ की बात करूँ सो देयर इज़ टोटली जो है हमारे पास को एजुकेशन है, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स अरेंज नहीं कर सकते सेपरेट बॉयज़ के लिए, सेपरेट गर्ल्स के लिए। तो हमारे पास जो है वेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में हमारे पास टोटली देयर इज़ अ टोटली को एजुकेशन। तो बात होती है कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन। तो देखिए, एजुकेशन के को एजुकेशन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ सेक्सेस इन मेल एंड फीमेल्स, यानी कि बच्चे और बच्चियाँ एक दूसरे के
सेक्सेस को जान लेते हैं, उनके यानी कि उनसे मालूमात फ्राहम कर लेते हैं, यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं, यानी कि उनको बेसिकली प्रॉपर जो है तकरीबन मैं कहता हूँ कि सेक्स एजुकेशन के बारे में मालूमात फ्राहम हासिल हो जाती है। लेकिन जब आप बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अपोजिट अट्रैक्शन ऑफ सेक्सेस इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो इसमें होता क्या है कि बच्चा जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता स्टडी पर, बच्चे आ गए या बच्चियाँ आ गई, दोनों आ गए इसमें, ठीक है, तो वो प्रॉपरली तो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपनी स्टडी पर। ओके, तो उससे होता क्या है कि उसका ध्यान हट जाता है बिल्कुल पढ़ाई से, वो पढ़ाई से दूर होता जाता है, जो कि उसके फ्यूचर के लिए यानी कि उसका फ्यूचर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर, यानी कि उसका फ्यूचर नहीं बन जाता। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर, आपने जो सवाल किया वो सवाल बहुत अहमियत का हामिल है, और उस सवाल को मैं नरेट करूँगा घर के माहौल से, माँ की तरबियत से और माँ की गोद से। इस हवाले से मैं कुछ बातें करूँगा। अपनी तमाम जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं जो घरों में हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस फार्मूले के ऊपर अमल करें, क्योंकि माँ की गोद आपकी डोमेस्टिक लाइफ किसी भी शख्सियत के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है। शख्सियत बनाने वाली भी माँ की गोद होती है और शख्सियत को बिगाड़ने वाली भी माँ की गोद होती है। तो उस हवाले से चंद बातें यह हैं कि जो अब्दुलसत्तार ईदी वक्का अब्दुलसत्तार ईदी क्यों बना। मेरे नज़दीक अब्दुलसत्तार ईदी वक्का अब्दुलसत्तार ईदी इसलिए बना, उसके पीछे माँ की तरबियत थी, माँ की गोद थी। जब अब्दुलसत्तार ईदी पहले दिन स्कूल जाता है तो उसकी माँ उसे एक आने की बजाय 2 आने देती है खर्च करने के लिए, और साथ ये फरमाती है कि एक आना आपने अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करना है, और जो दूसरा आना है वो किसी गरीब तालिब इल्म के ऊपर आपने खर्च करना है। तो माँ ने पहले दिन अब्दुलसत्तार ईदी को लेने की बजाय देने का फ़लसफ़ा दिया, और वक्त ने देखा कि वह आम सा मामूली सा बच्चा वक्का अब्दुलसत्तार ईदी बना, और जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो रियासत पाकिस्तान उसे 21 तोपों की सलामी देती है। तो सर, बेसिकली जो 21 तोपों की सलामी है, उसके पीछे जो फ़लसफ़ा है, उसके पीछे जो तरबियत है, वो माँ की गोद की है। अगर माँ की गोद ना होती, उसके पीछे ये फ़लसफ़ा देने वाला ना होता, तो यकीनन एक मामूली कदुकाट का बंदा कभी भी वक्का अब्दुलसत्तार ईदी ना बनता। इस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या ज़बाज़त आम है, किताबों के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे माँ ने उसकी तरबियत की, एक बच्चे को कैसे सबक सिखाया कि बच्चा आपने झूठ नहीं बोलना। अब सच का फ़लसफ़ा पहले दिन से माँ ने अपने बच्चे को दे दिया, और यही जो सच का फ़लसफ़ा था, वो बच्चा पूरी लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी अपने साथ लेकर चला, और दुनिया ने देखा कि वही बच्चा वक्का शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना। तो वक्का शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे जो फ़लसफ़ा था वो माँ की गोद का था, माँ की तरबियत का था, और जो फ़लसफ़ा था वो सच का था। इस तरह एक मुजरिम को जब फांसी के आर्डर सुनाए गए तो उससे आखिरी वसीयत पूछी गई, तो उसने कहा कि मेरी आखिरी वसीयत ये है कि मेरी माँ को बुलाया जाए। जब उसकी माँ को बुलाया गया तो उसने अपनी माँ का गिरेबान पकड़ लिया। तो देखने वालों ने ये कहा कि आपने अपनी माँ का गिरेबान ए जालिम इस मौके के ऊपर क्यों पकड़ा जब आप फांसी के फंदे पे जाने वाले हैं। तो उसने फरमाया, मेरी फांसी के पीछे एक्चुअली मेरी ज़ात नहीं है, मेरी इस फांसी के पीछे मेरी वालदा है। और वो ये कि पहले दिन जब मैं स्कूल गया और स्कूल से वापस आया तो मैंने दवात और कलम चोरी की है, तो बजाय डिस्करेज करने के मेरी वालदा ने मुझे इनकरेज किया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे सीने से लगाया। ये जो दवात और कलम था, ये रफ्ता रफ्ता चोरी जो था विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ वो मेरी आदत बनता रहा। जब वो मेरी पुख्ता आदत बन गई तो यही आदत मेरी शख्सियत का हिस्सा बन गई, और लाइफ लॉन्ग ये आदत मेरी शख्सियत के साथ चली। और वो एक दवात कलम का जो चोर था वो वक्त का इतना बड़ा मुजरिम, कातिल और डकैत बना। तो उसके पीछे जो तरबियत थी वो वालदा की थी। तो वालदा की तरबियत ख़वातीन व हज़रात बहुत अहमियत की हामिल है। खुदारा इस जो तरबियत का फोरम है इसको मुकद्दम रखें। माँ की गोद को, डोमेस्टिक लाइफ को तमाम वालिदैनों से और तमाम माओं से, तमाम बहनों से यही रिक्वेस्ट है
कि जो शख्सियत डेवलप होती है, शख्सियत जो बनती है वो भी माँ की गोद से बनती है, और जो शख्सियत बिगड़ती है वो भी माँ की गोद से बिगड़ती है। तो पहला और आखिरी जो तरबियत का फोरम है किसी भी शख्सियत के लिए वो माँ की गोद है। तमाम माँओं से यही इल्तिमास है कि इस फोरम की अहमियत को जानें, इसकी अहमियत को समझें और इसकी अहमियत को हमेशा मुकद्दम रखें। उसके पीछे एक शख्सियत है। इस तरह मैं अक्सर कहा करता हूँ, यहूदी कैसे अपने बच्चे की तरबियत करते हैं, वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। उनका जो बच्चा 3 या 5 साल का होता है तो वह अपने बच्चे को किसी दीवार के ऊपर चढ़ाकर ये कहते हैं कि नीचे मैं आपको थाम लूँगा। जब वो बच्चा ऊपर से नीचे छलांग लगाता है तो यहूदी वालिदैन माँ या बाप वहाँ से हट जाते हैं आगे से, और वो बच्चा दीवार से डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर आ गिरता है। तो ज़िंदगी का पहला सबक जो एक यहूदी माँ, एक यहूदी बाप अपने 3 या 5 साल के बच्चे को दे रहे हैं, वो सबक ये दे रहे हैं कि कभी भी सहारे बच्चे तलाश ना करना, कभी भी अंधाधुंध एतमाद किसी के ऊपर ना करना, हमेशा सहारों से और अंधाधुंध एतमाद से बचे रहना। तो ये पहला सबक एक यहूदी बाप, एक यहूदी माँ अपने 3 या 5 साल के बच्चे को किस उम्र में दे रहे हैं। इस तरह यहूदी माँओं के पेट में जब बच्चा होता है तो वो उनकी तरबियत भी बड़े एहसन अंदाज से करते हैं। शुरू से उनकी तरबियत साजी स्टार्ट हो जाती है। अभी बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर है तो उस औरत को मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ खिलाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, मैथ्स, इकनॉमिक्स और शुमारियात के सवाल हल करवाए जाते हैं, ताकि वो जो इंटेलिजेंस है माँ की वो बच्चे के जहन में आ जाए। और वो बच्चा जो माँ की गोद से अमली गोद में आता है तो वो तमाम इंटेलिजेंस, तमाम जहानत अपने साथ लेकर आता है। तो बच्चे की तरबियत शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। हम क्यों मिसाल देते हैं यहूदियों की, हम क्यों मिसाल देते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, और वहाँ के बच्चे, वहाँ के तालिब इल्म और वहाँ के नौजवान क्यों एडवांस है। तो ख़वातीन और हज़रात, उसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके पीछे सिर्फ माँ की गोद का फ़लसफ़ा है, उसके पीछे डोमेस्टिक लाइफ का फ़लसफ़ा है। खुदारा तमाम वालिदैन से मेरी यही इल्तिमास है कि ये जो पीरियड होता है, 3 किस्म के स्टेजेस होते हैं किसी भी बच्चे के ऊपर, किसी भी शख्सियत के ऊपर मुख्तलिफ 3 किस्म के स्टेजेस जो हैं उनसे गुजरना पड़ता है। पहले 7 साल की स्टेज होता है, 7 साल का अरसा होता है। 7 साल के अरसे के अंदर तमाम वालिदैन से, तमाम ख़वातीन और हज़रात से मेरी यही दरख्वास्त है कि उस 7 साल के अरसे के अंदर बच्चे को सिर्फ प्यार दें, बच्चे को सिर्फ मोहब्बत दें। जो दूसरा 7 साल का जो हिस्सा है उसमें बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, जिम्मेवारी दें। और जो तीसरा 7 साल का स्टेज है उसमें बच्चे को अपने सीने से लगाएं, अपने साथ रखें, अपना दोस्त बनाएं। पहले 7 साल में बच्चे को आपने मोहब्बत देनी है, प्यार देना है। दूसरे 7 साल में बच्चे को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, जिम्मेवारी देनी है। ये 14 साल का अरसा कंप्लीट हो गया। तीसरे 7 साल के अंदर आपने बच्चे को अपने सीने के साथ लगाना है, अपने साथ मिलाना है, उसको दोस्त बनाना है। अगर इस उम्र में, टीन एज के अंदर आप अपने बच्चे को दोस्त नहीं बनाते तो वो खुदा न खास्ता कल किसी और का दोस्त रहेगा, बन जाएगा। वो आपका न तो दोस्त रहेगा और ना कभी ज़िंदगी में अपने किसी काम आ सकेगा, तो वो किसी और के हत्थे चढ़ जाएगा। तो ये बड़ी ख़तरनाक एज होती है, स्पेशली टीन एज। तो टीन एज के अंदर भी तमाम वालिदैन से ये इल्तिमास है कि वो टीन एज के अंदर बच्चे को अपने साथ रखें, इनफॉर्मल रहें उनके साथ, उनको अपना दोस्त बनाएं। ये वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर बच्चा अपनी पीक पे होता है, और लाइफ लॉन्ग वो तमाम खूबियाँ या खामियाँ अपनी साथ लेकर चलता है या उसकी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं। तो ये 3 मराहिल हैं, इन 3 मराहिल को भी मुकद्दम रखें, इसका भी ख्याल रखें, ताकि जो बच्चा है वो आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा आने वाली नस्लों का बच्चा है, वो बच्चा इस ख़ानदान का बच्चा है, वो पूरे माशरे का बच्चा है, वो पूरी मुल्क व मिल्लत का बच्चा है। तो उस बच्चे को खुदारा आम ना समझें, उसको पहले दिन से एक स्पेशल बच्चा समझें, ख़ास बच्चा समझें, यहूदियों की तरह, जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरह। तो वाकई कोई वजह नहीं कि ये हमारे जो हमें अक्सर औक़ात आम बच्चे नज़र आते हैं, ये वक्त साबित करेगा कि ये आम नहीं, ये ख़ास बच्चे थे। लेकिन उसके पीछे माँ की तरबियत, और मैं अक्सर कहा करता हूँ खेल का मैदान वो बहुत ज़रूरी है।
जो क्लासरूम का फोरम है वो बहुत ज़रूरी है। खेल के मैदान के अंदर बदकिस्मती से मैं यही कहूँगा कि जो खेल का मैदान है वो सिमट के आ गया है लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। आज का तालिब इल्म, आज का नौजवान अपने तमाम कले जो सर कर रहा है वो मोबाइल की स्क्रीन पे घर बैठे कर रहा है, बेड के ऊपर लेट कर रहा है। तो वो जो एक अमली तौर पे एक तालिब इल्म का मैदान में जाना, वहाँ पे खेलना, वहाँ हार और जीत को फेस करना, वहाँ लोगों को फेस करना, तो वो जो असल तरबियत का फोरम था या असल जो उसके एतमाद का फोरम था वो खेल का मैदान था। तो खेल के मैदान से रब्त, कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है आज के नौजवान का। तो आज के नौजवानों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि खुदारा लैपटॉप की स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन से हटकर आप लोग अपने मार के जो सर करें, फतह करें, वो अमली तौर पर खेल के मैदान में जाकर करें। क्योंकि खेल के मैदान के अंदर आप हार की गिव एंड टेक भी कर सकते हैं, आप लोगों को फेस भी कर सकते हैं, फिज़िकली भी आप मजबूत रहते हैं। आप जब फिज़िकली मजबूत रहते हैं तो डेफिनेटली आप जहनी तौर पर भी तवाना और मजबूत हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो जो कल आप बेड के ऊपर, मोबाइल के ऊपर सर करने की कोशिश करते हैं, वो मैदान आप लोग खेल के मैदान में जाकर वो मार के सर करने की कोशिश करें, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तीसरा जो हमारा फोरम है वो है क्लासरूम। और बदकिस्मती से ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि क्लासरूम का फोरम जो है वहाँ सिर्फ पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। तमाम जो हमारे मुअल्लिम हजरात हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लासरूम के फोरम को प्रैक्टिकल बनाएं। क्लासरूम के फोरम को वन मैन शो का फ़लसफ़ा ना हो, वहाँ गिव एंड टेक हो दोनों साइड से। और एक स्टूडेंट्स के करीब जाएं, आप एक स्टूडेंट्स को एतमाद दें, उसको दोस्त बनाएं, उसके साथ इनफॉर्मल बिहेवियर रखें, ताकि जो सीखने और सिखाने का मामला है वो बड़ा आसान हो जाए। और क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को जन्म दें। जब तक क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, सिर्फ थियोरेटिकल एज होगा, सिर्फ सिखाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, या सिर्फ पढ़ाया जाएगा, सिखाया नहीं जाएगा, तो क्लासरूम का जो फोरम है वो कभी भी उसको हम क्रिएटिव फोरम नहीं कह सकते। तो माँ की गोद, खेल का मैदान और क्लासरूम का फोरम, ये किसी भी शख्सियत के बनने में और किसी भी शख्सियत के बिगड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। खुदारा तमाम मकातब फ़िक्र से मेरी यही इल्तिमास है, मेरी यही दरख्वास्त है कि इन 3 फोरम्स को आप लोग स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, तो आने वाला काल यकीनन हमारे लिए बहुत तापनाक होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।